अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। पाकिस्तान में 6 अक्टूबर 2024 इतवार का दिन बड़े भरपूर तरीके से और भरपूर सियासत के साथ शुरू हो चुका है। यूं तो गुज़िश्ता शाम को पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो इस वक्त शरीफ जरदारी आसिम रजीम का पोस्टर बॉय हैं, उसका फ्रंट स्पोक्समैन है, उन्होंने बड़ी धमकी लगाई थी कि अब बड़ी ही सख्ती के साथ चीज़ों को डील किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान को बुला लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 600 के करीब वर्कर्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। वो बार बार ये एम्फसाइज़ करते हैं कि उसमें अफ़गान शहरी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस वाले भी 11 जो हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बहुत सख्ती की जाएगी और छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। उन्होंने ये भी कहा था कि रात तक उन्हें उम्मीद थी, उन्होंने कहा था कि जितना भी सेंटोरस से आगे का जितना भी डी चौक से सेंटोरस और जिना एवेन्यू है इस्लामाबाद में, उस सबको खाली कराया जाएगा। गिरफ्तारियों की खबर ये भी थी कि न सिर्फ बाकी पंजाब के शहरों से भी बहुत गिरफ्तारियां हुई, लाहौर से भी गिरफ्तारियां हुई। आप ये आसानी से कह सकते हैं बहुत ही मोहतात अंदाजे से कि सैकड़ों वर्कर्स और लीडर्स को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज ये कहते हैं, प्राइवेटली तौर पे अनकन्फर्म्ड है ये, कि 3000 से ज़्यादा जो है वो गिरफ्तारियाँ हुई। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के इन तमाम इक़दामात के और जो स्केयर मॉन्गरिंग की गई है अफवाज पाकिस्तान को आर्टिकल 245 के तहत बुला के, उसके बावजूद सुबह से जो खबरें डेवलप हो रही हैं वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग दोबारा डी चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह से लाहौर में भी इसी तरह की फीलिंग है, यानी इसी तरह की एक एक्टिविटी है जहां गुज़िश्ता शब बहुत देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पुलिस को साथ लड़ते झगड़ते बिल आखिर मीनार पाकिस्तान तक पहुंच गए। सिरिल अल्मीडा जो डॉन अखबार के बहुत मशहूर कॉलमनिस्ट रहे हैं, पता नहीं आजकल डॉन के साथ हैं या नहीं, उनका एक बहुत खूबसूरत ट्वीट है। उन्होंने कहा गंडापुर इज़ मिसिंग, नेटवर्क्स आर मिसिंग एंड कॉमन सेंस इज़ मिसिंग। वो ट्वीट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ। तो सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में, वैसे तो हुकूमत कहती है, कहने में तो यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, लेकिन तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो डिसरप्टेड हैं। सिर्फ जो घरों के अंदर वाईफाई है, जैसे नियाटेल का है या पीटीसीएल का है, वो लोगों को मिल रहा है। और नॉर्थ पंजाब जो है, जिसमें आप ना सिर्फ पिंडी का डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न, बल्कि उसमें झेलम है, उसमें चकवाल है, उसमें अटक है, वहाँ भी तकरीबन 3 दिन से पूरी ज़िंदगी जो है वो उसका जो रबत है वो डिस्टर्ब हुआ। और वो मुजाहरों की वजह से नहीं हुआ, प्रोटेस्ट की वजह से नहीं हुआ, वो हुकूमत ने जो इक़दामात कर रखे हैं उसके नतीजे में डिस्टर्ब हुआ है। और लाहौर की भी पूरी जो कम्युनिकेशन या स्ट्रक्चर है लाहौर की ज़िंदगी का, वो भी अब तकरीबन 2 दिन से डिस्टर्ब है। तो यूँ ये वो सूरत हाल चल रही है जिसमें शरीफ जरदारी आसिम रजीम अभी भी बेज़िद है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाएंगे। ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे इसका हम एक एनालिसिस अभी करते हैं, लेकिन ये एक सूरत हाल का मंजरनामा है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बदसतूर गुम है, लेकिन उनकी जो गुमशुदगी है या उनका अगवा है या उनकी हिरासत है, उसके बारे में तरह तरह की स्पेकुलेशन थीरीज जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं सियासी हलकों में। से बड़ी ज़्यादती होगी, मैं समझता हूँ कि उन रूह परवर मनाज़र का और वाक़यात का ज़िक्र ना किया जाए और उनके विजुअल्स ना दिखाए जाएँ जो गुज़िश्ता 24-36 घंटे में हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखने में मिले, जहाँ आप देखते हैं और जहाँ आपको इंसानी अज़म, इंसानी इरादे की क़ुव्वत, उसकी ताकत और उसके सेंस ऑफ बिलीफ का आपको एहसास होता है जब आप देखते हैं कि नौजवान जो हैं उन कंटेनर्स को जिन्हें वेल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखा गया था, उन्हें धक्के मारते हुए सड़कों से पीछे हटा रहे हैं। ज़हन में आपके ये भी ख्याल आता है कि वो पुलिस, वो इंतज़ामिया, वो रजीम जो मसलसल कानून नाफिज करने की बात कर रहा है, जो मसलसल कह रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो किस तरह से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेसेस के जो प्राइवेट उनके कंटेनर्स होते हैं वो उनको कंटेनर्स को उनको सीज कर लेता है सड़कों के ऊपर। और कई दफ़ा इन कंटेनर्स के अंदर कमर्शियल गुड्स भी होती हैं, बताया जाता है कि फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, ऐसी अशिया भी होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती, और उन्हें ये पकड़ लेते हैं, उनसे सड़कें जो है बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम इन कंटेनर्स को, यानी यहाँ सिर्फ अली अमीन गंडापुर को इन्होंने अगवा नहीं किया हुआ, इन्होंने कंटेनर्स भी अगवा कर लेते हैं और अगवा शुदा कंटेनर्स जो हैं उनके ज़रिए ये कानून को नाफिज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इमेजेस
مطلب بہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ امیجز جہاں لوگ اپنے گھر سے پانی، دودھ، ادویات، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں مظاہرین کے لیے لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی بڑے روح پرور ہیں. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئیکونک امیج پیدا ہوا گزشتہ 24 گھنٹوں میں، وہ ہے جب اسلام آباد کی جناح ایونیو میں ایک کراؤڈ آ رہا ہے. افواج پاکستان کے سپاہی دیوار بنا کے اس کے سامنے کھڑے ہیں، پھر کراؤڈ ان کے قریب آتا ہے اور وہ بہت بے خوف طریقے سے سپاہیوں کے اندر سے، سولجرز کے اندر سے گزر جاتا ہے. اور ایک ایسا مومنٹ آتا ہے جہاں افواج پاکستان کے سپاہی اور یہ کراؤڈ ایک چیز میں مرج ہو جاتے ہیں. سپاہی ان کو راستہ دے دیتے ہیں، وہ اس کے اندر سے گزر کے کراؤڈ دوسری طرف چلا جاتا ہے. یہ اسی طرح سے آئیکونک امیجز ہیں جیسے تینمن اسکوائر کا 1989 کا امیج ہے، جب ایک لڑکا جو ہے وہ اپنا شاپنگ بیگ لے کے ایک ٹینک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. بہت خوبصورت امیجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو میں مجھے آپ کو بار بار یہ امیج جو ہے وہ دکھانا چاہیے. سب سے پہلے چلیں علی امین گنڈا پور، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈا پور کی گمشدگی ہے، اغوا ہے، حراست ہے، ڈیٹینڈ ہیں، بند کر دیا گیا ہے، گم ہے. اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہمارے سامنے ہے. علی امین گنڈا پور جب اسلام آباد پہنچے تو غالباً بہت تھوڑی دیر کے لیے ڈی چوک پہ پہنچے، یا پہنچے ہی نہیں ڈی چوک پہ. اپنے ورکرز کو وہاں چھوڑا، اپنی ساتھ چھوٹا سا ایک سٹاف یا ٹیم لے کے وہ کے پی ہاؤس پہنچے، جو ڈی چوک کے بہت ہی قریب ہے. بالکل لٹرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کے پی ہاؤس جو ہے وہ اسلام آباد کا جو میریٹ ہوٹل ہے اس کے سامنے جو چھوٹی سی سڑک جاتی ہے وہاں اس طرف ہے. اور یوں اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہوں تو ڈی چوک سے میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ سے بھی کم میں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. وہ وہاں پہنچے. ایکسپلیشن یہ ہے کہ وہ ریٹائر کرنا چاہتے تھے، 2 دن سے تھکے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ مسلسل کھڑے ہوئے تھے، نعرے مار رہے تھے، تو وہ اپنے ذرا فریش کرنے کے لیے وہاں پہ وہ گئے. لیکن وہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر رینجرز جو ہے وہ دھاوا بھول دیتی ہے، جس کی بہت سی فوٹیج سامنے آ چکی ہے. شروع میں کہا گیا تھا کہ رینجرز وہاں پہ نہیں تھی، لیکن اب تو رینجرز آپ کو کے پی ہاؤس کے باہر گاڑیاں توڑتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ شیشے توڑتی ہے، ونڈوز توڑتی ہے. پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کمیونیکاڈو ہو جاتے ہیں. پہلے یہ خبر آ جاتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو، یعنی سٹنگ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پھر وفاقی حکومت کے سورسز اس کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وفاقی حکومت کے جو اینکر پرسنز ہیں اور ٹیلی ویژن چینلز ان کے ساتھ نتھی ہیں، وہ کہتے ہیں گرفتار ہو گئے ہیں. پہلے بیرسٹر سیف کہتے ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بھی کہتے ہیں نہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے. بہرحال اب علی امین گنڈا پور کا سٹیٹس کو آپ حراست کہہ سکتے ہیں، ڈیٹینشن کہہ سکتے ہیں. اب اس پوری کہانی کے، اور عادل راجہ صاحب جو بڑے معاملات کی خبر رکھتے ہیں، برطانیہ میں ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، وہ تو مسلسل اپنے ٹویٹس میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں نہیں ہے، بلکہ کوہسار کمپلیکس میں جو مرگلا روڈ کے اور شارع دستور کے جنکشن کے اوپر جو آئی ایس آئی کا ہے ایک بہت امپورٹنٹ دفتر ہے، تو وہ کوہسار کمپلیکس میں ہے. اور یہ جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ وفاقی حکومت نہیں کر رہی، بلکہ سارے معاملات آئی ایس آئی کی ٹیم جو ہے وہ کوہسار کمپلیکس سے کر رہی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے علی امین گنڈا پور کی گمشدگی کا، یہ خاصا پرسرار ہوتا چلا جا رہا ہے. پرسرار اس لیے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اب یہ بھی اسپیکولیشن کر رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو تو پتہ تھا کہ کے پی ہاؤس محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہ ڈی چوک کو چھوڑ کے کے پی ہاؤس کیوں چلے گئے، جہاں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہیں ڈیٹین کر دیا گیا تھا اور وہ کئی گھنٹوں کے لیے گمشدہ ہو گئے تھے، جس کی کوئی واضح کلیئر ایکسپلینیشن وہ آج تک نہ دے سکے، ماں سوائے اس کے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اب یہ جو لوگ شک کر رہے ہیں اس پوری کہانی کے اوپر، وہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور لیاقت باغ بھی نہیں پہنچ پائے تھے. علی امین گنڈا پور لاہور کی وہ جو مویشی منڈی والا جلسہ تھا وہاں پر بھی نہیں پہنچ پائے تھے. اور اب علی امین گنڈا پور کو جبکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں، ورکرز پہنچے ہیں، اور ایک گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی ڈی چوک میں جہاں لیڈرشپ کی ضرورت تھی، پریشر ڈالنے کی ضرورت تھی، تو علی امین گنڈا پور اینڈ ٹائم پہ ڈی چوک پہ بھی نہیں پہنچتے ہیں. تو ان لوگوں کو شک یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کا معاملہ گمشدگی کا اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے. اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. عمران خان کی ریکوائرمنٹ بھی انہوں نے پوری کر دی، لوگوں کو لے کے بھی ڈی چوک میں پہنچ گئے. ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی جو ان سے ضروریات ہیں کہ اس سے معاملہ آگے نہ بڑھے، اس کو بھی وہ پورا کر رہے ہیں. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن میں نے دونوں سائڈ کا ویو آپ کو دے دیا. ابھی جب میں بول رہا ہوں اس وقت اور سے تھوڑی دیر کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کا اس حوالے سے اجلاس ہوگا، اور علی امین گنڈا پور خود سے گم ہیں، ایک کھیل رہے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں اس حوالے سے بہت زیادہ غصہ اور تشویش پائی جاتی ہے. اور اسمبلی کے اجلاس میں بھی ان کا رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی مسلسل یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے. اگر یہ کھیل بھی ہے تو یہ خاصا بھیانک قسم کا اور اسٹوپٹ قسم کا کھیل ہے، اور اس سے پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ تلخیاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں.
अच्छा, इसके साथ ही गुज़श्ता एक दिन में आपने देखा कि फैसल करीम कुंडी की तरफ से भी हिंट कराया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में और भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस एग्ज़िस्ट करती हैं, गवर्नर के पास और भी पावर्स हैं, और एक धमकी सी लगाने की कोशिश की गई कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी हो सकता है। ये आर्टिकल 49 या आर्टिकल 59 या 49 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविंस है, उसको फेडरेशन जो है वो डायरेक्टली भी गवर्न कर सकती है। ये सब मुझे लगता है हवा हवा की बातें हैं। उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी उसके तन बदन में बहुत गुस्सा पाया जाता है, और मुझे पूरा अंदाज़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, भाई लोग जो हमारे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनको अंदाज़ा होगा कि ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर को हिंदुस्तान के अंदर 1858 के बाद अगर कहीं मसला रहा 1947 तक, पूरे तकरीबन 100 ये जो साल हैं, 90 साल हैं, तो वो उनको खैबर पख्तूनख्वा में ही रहा। बाकी पूरे हिंदुस्तान में सुकून था, और जितनी भी ब्रिटिश आर्मी की एंगेजमेंट थी वो भी उनकी खैबर पख्तूनख्वा में ही रही। सबसे ज़्यादा लॉस और कैजुअल्टी भी उनकी खैबर पख्तूनख्वा में रही। पॉलिटिकली भी सबसे डिस्टर्ब यही इलाका था। सारी किताबें भी उन्होंने इसी हवाले से लिखी हैं अंग्रेज़ों ने। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये मज़ीद गलत बेवकूफ़ी के ब्लंडर्स नहीं उठाएंगे। हैविंग सेड दिस, ये कुछ भी कर सकते हैं बेवकूफ़ी में, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी जो है ये नहीं करेंगे, और ये हवा हवा में ये बातें सारी कर रहे हैं स्टेज पे। अब ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी कैफियत है, ये एक पॉलिटिकल डेडलॉक है। ये एक ऐसा स्टेलमेट है जिसमें किसी को भी रास्ता सुझाई नहीं देता, किसी को पता नहीं है कि आगे होना क्या है। चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फंसी हुई हैं, और इसको देखने के दो तरीके हैं, दो लेंस हैं। एक तरीका इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेंस से आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम के लेंस से, जिनके पोस्टर बॉय इस वक्त मोहसिन नकवी हैं, उनके लेंस से आप इसे देख सकते हैं। एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी प्लांक था जिसके ऊपर ये पूरी एहतजाज खड़ी थी, वो ये था कि 2 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को आपने डी चौक पहुंचना है एहतजाज करने के लिए, आपने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है एहतजाज करने के लिए। और इस एहतजाज के अंदर जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि हम जो हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म किया जा रहा है, और जिस तरह से एक गैर कानूनी तरीके से जल्दी से एक आईनी अदालत लाई जा रही है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, हम ये नहीं होने देंगे, हमें ये मंजूर नहीं है, हम इसको नहीं मानते। तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखा दिया। वो पब्लिक मोबिलाइजेशन, वो आवाम की इतनी बड़ी तादाद में, इतनी कसरत में उनकी हलचल, उनका मुतहरिक होना, जिसके बारे में रजीम समझ नहीं सकता था कि इतनी बड़ी तादाद में ये मोबिलाइजेशन कर लेंगे, और फिर उनका ख्याल था कि करेंगे तो इस्लामाबाद के फ्रंटियर्स पे, दरवाज़ों पे हम इनको रोक लेंगे और डी चौक में हम इनको नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन जिस अज़म का, बहादुरी का और जुर्रत का इन मुजाहिरीन ने सबूत दिया है, ख़ास करके इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर भी, तो वो गालिबन एक्सपेक्टेड नहीं था। और उसका जो सिम्टम है, मज़र है, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, वो ये है कि इस शरीफ जरदारी आसिम रजीम को अफवाज पाकिस्तान को आर्टिकल 245 के तहत तलब करना पड़ गया, जो बजाते खुद इस चीज़ का गमाज़ है कि इन्होंने इसको एक बहुत सीरियस चैलेंज के तौर पर लिया। ये कहते कुछ भी रहें इनके एंकर पर्सन तर्जुमान, लेकिन चैलेंज तो वाज़ेह हो जाता है जब इनको फ़ौज बुलानी पड़ गई। लेकिन इसके आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करना था अगर रजीम उसकी बात नहीं मानता? क्या उनको डी चौक के ऊपर धरना देना था? क्या किसी बिल्डिंग में घुसना था? क्या मीनार पाकिस्तान पे जाके बैठ जाना था? क्या इस पूरे प्रोटेस्ट और एहतजाज को 2 दिन चलना था, 3 दिन चलना था, कई दिन चलना था, मुतालबात माने जाने तक इसको चलना था? ये सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। इसके बारे में जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। अब इस वक्त हमें क्या पता है? इस वक्त हमें ये पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी है, जिसमें खासे लोग हैं, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल भी हैं, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई एक दिन पहले, और वहाँ पर यह भी पता चला कि उन्हें हुकूमत की तरफ से, हुकूमत कहते हुए मुझे लफ्ज़ ना बड़ा बुरा लगता है, बिकॉज मैं इनको हुकूमत समझता नहीं हूँ, शरीफ जरदारी आसिम रजीम का जो टोला है, उनकी तरफ से उन्हें ये मुतालबा, ये ऑफ़र की गई कि हम अली अमीन गंडापुर और बाकी तमाम वर्कर्स को रिहा कर देंगे और आप इस एहतजाज को ख़त्म कर दें। उस पर जवाब ये दिया गया कि जनाब, आप अली अमीन गंडापुर, जहाँ इतने लोग आपने पकड़े हैं, इमरान खान को भी पकड़ के रखा है, आप अली अमीन गंडापुर को भी पकड़ के अपने पास रखें, और हम जो है हम एहतजाज ख़त्म नहीं कर रहे, एहतजाज हमारा जारी रहेगा। और आप देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए, और फिर ये ऐलान किया गया कि अब इस वक्त इस एहतजाज को जितनी देर तक अली अमीन गंडापुर गुम है, हिरासत में है, डिटेन्ड है, इसे आज़म सवाती साहब, सेनेटर आज़म सवाती इसे लीड करेंगे, और अगर वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर इसे कोई और लीड करेगा। अब इस वक्त मुतालबात हैं क्या? जो मुतालबात भी कोई बहुत कंक्रीट शक्ल में नहीं है, लेकिन जो समझ आती है, जो उसके कोर है मुतालबात का, वो ये है कि जो आईनी पैकेज का सारा प्रोसेस है, जो सेशन बुलाया जा रहा है, उसको कम से कम 6 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया जाए।
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आईनी अदालत हमें किसी सूरत भी मंजूर नहीं है। हमारे जिन वर्कर्स को आपने गिरफ्तार किया है इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, उनको फौरी तौर पे रिहा करें और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का प्रोसेस है इसे आप रोकें। यानी इमरान खान की फौरी रिहाई जो है उसका जिक्र तो ज़ाहिर है सब लोग करते हैं, लेकिन इमरान खान की फौरी रिहाई जो है वो कोई इसका कोर मुतालबा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान को कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि वैसे उनको 14 महीने हो चुके हैं जेल में, उनको कोई बहुत शौक नहीं है कि फौरी तौर पे जेल से निकलें। इमरान खान द काइंड ऑफ लीडर ही इज़, उनके लिए इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बचाना और जो साजिश की जा रही है काजी फायज़ ईसा की शक्ल में उसको नाकाम बनाना जो है वो इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गोल है। तो ये वो जगह है जहां हम खड़े हैं। अभी मुतालबात हैं तो बड़े जायज़ किस्म के, लेकिन दूसरी तरफ से प्रॉब्लम यह है कि अगर ये आइनी अदालतें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट अपनी इसी फॉर्म में सर्वाइव करते हैं और काम करते रहते हैं तो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम को अपनी मौत जो है वो नज़र आती है, जो कुछ वो कर चुके हैं। इसलिए वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यही यहाँ पर एक डेडलॉक है। अच्छा, अब अगर आप मेरी इंटरनल फीलिंग मुझसे पूछें कि मेरी क्या फीलिंग है रिगार्डिंग एटलीस्ट द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मेरी फीलिंग ये है कि ये वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आइनी कोर्ट बनाना चाहते थे ये नहीं बना पाएंगे। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 72 घंटों के अंदर जो पब्लिक मोबिलाइजेशन हुई है उसने इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तमाम तर जो इफादियत और यूटिलिटी है उसके पूरे तसव्वुर को ही तोड़ दिया है। और तोड़ इसलिए दिया है कि आप तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके आप एक कानूनी टूल और कानून या कानूनी ताकत हासिल करना चाहते हैं अवाम को, लोगों को और सियासत को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिन के जो वाक़यात हैं और जो पब्लिक मोबिलाइजेशन हुई है और जिसमें लोगों ने जिस अज़्म का मुज़ाहरा किया है उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि किसी किस्म की भी कानूनी टूल जो है वो लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। आप एक छोड़ के 100 कानून बनाएं, जो असल रियलिटी है वो पाकिस्तान की सड़क है और पाकिस्तान की सड़क ने अब उबलना शुरू कर दिया है और ये लगता है कि उबलती ही रहेगी मुख्तलिफ हीलें बहानों से। तो ये वो सिचुएशन है जहां हम खड़े हैं और थोड़ा सा इसके अंदर फिर सवाल पैदा होता है कि इस पर जो अफवाज पाकिस्तान को बुला लिया गया है वो कहाँ फिट होती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका क्या मामला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं ऐड कर दूं कि बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है, बड़ा एक्सपेक्टेड है कि मंडे मॉर्निंग में जो दिन कल शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट के 10 कम अज़ कम जज साहिबान, सिर्फ 8 नहीं 10 या 11, 10 का फिगर है, जज साहिबान जो हैं वो इकट्ठे होकर कोई ना कोई पोजीशन लेंगे काजी फायज़ ईसा साहब की हरकतों और उनके इक़दामात के हवाले से। जिस तेज़ी से, जिस जल्दी से काजी फायज़ ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो था प्रेसिडेंशियल उसको इम्प्लीमेंट किया, जिस तरह से तेज़ी से उन्होंने डिफेक्शन क्लॉज के ऊपर फैसला करके जिस चीज़ को पूरे को रिवर्स कर दिया, जिस तरह से जो ऑथर जज थे उनको उन्होंने उसमें बिठाया ही नहीं, ऑथर जज ने हालांकि रिक्यूज़ किया ही नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने एक नया बेंच बना लिया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से और काजी फायज़ ईसा साहब के मुस्तकबिल के हवाले से ये ऐन मुमकिन है, तवक्को की जा रही है कि मंडे मॉर्निंग में मेजॉरिटी जज साहिबान कोई ना कोई पोजीशन लेंगे और जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों के मुजाहरे हुए हैं, जो प्रोटेस्ट हुई हैं, उससे डेफिनेटली तौर पे जो जज साहिबान हैं वो कुछ ना कुछ उनको एक ज़्यादा अपने ऊपर एतमाद हो रहा होगा, उन्हें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उन्हें मिल रहा होगा और वैसे भी जो कुछ हो रहा है उसका उनके अपने मुस्तकबिल और सर्वाइवल के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो एक्सपेक्ट समथिंग हैपनिंग मंडे मॉर्निंग। अब आए इस चीज़ की तरफ के जो अफवाज पाकिस्तान को बुलाया गया है अंडर आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहन में रखिए कि सिविल एड में आर्टिकल 245 के अलावा भी अफवाज पाकिस्तान को बुलाया जा सकता है, लेकिन वहाँ उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है कि जो एक्शंस वो करेंगे वो अदालतों में चैलेंज हो सकते हैं। जब आप आर्टिकल 245 के तहत सिविल एड में बुलाते हैं तो फिर फ़ौज के अफसर का या उसके सिपाही का जो कोई इक़दाम है उसको आप किसी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। किसी को मार डालें, गोली चलाएं, वायलेंस कर दें, उससे चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने ये बहुत अपने हिसाब से तो बहुत ही एक स्केयर मॉन्गरिंग की है लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा डराने की इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है। और पंजाब हुकूमत में जो नोटिफिकेशन इशू किया, जो एक सेक्शन ऑफिसर साहब के सिग्नेचर से इशू हुआ है, उसमें खासी लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन उसमें लिखा ये गया है, एक्सप्लेनेशन ये दी गई है, यानी एक्सक्यूज़ ये दिया गया है कि अफवाज पाकिस्तान को बुलाया गया है एयरपोर्ट्स की हिफाजत करने के लिए। एयरपोर्ट्स के साथ जो रूट्स जाते हैं डिग्निटरीज़ के, वहाँ की सप्लाई लाइन और पता नहीं किस किस बिल्डिंग्स की हिफाजत करने के लिए। तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है, और उसका SCO से ताल्लुक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर इसका ताल्लुक SCO के समिट से है और फॉरेन डिग्निटरीज़ की मूवमेंट के साथ है, और ये मैंने सवाल पहले भी उठाया था, तो फिर ये लाहौर में क्यों आपको फ़ौज तलब करनी पड़ गई? फिर तो आपको ये पिंडी इस्लामाबाद के इलाके
میں زیادہ سے زیادہ جہاں اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس پورے علاقے میں آپ کو طلب کرنے کی ضرورت تھی، اس کو آپ نے سیکیور کرنا تھا. اور پھر اگر آپ کو ڈگنیٹریز اور ایس سی او سے اس کا تعلق تھا تو سمٹ تو 15-16 تاریخ کو ہے، ڈگنیٹری تو کوئی آ نہیں رہا اسلام آباد میں 15 تاریخ سے پہلے، تو پھر آپ کو یہ 13 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو فوج کو بلانا چاہیے تھا. تو کلیئرلی یہاں پر عوام کے اوپر روب جھاڑنے کی ایک کوشش جو ہے کی گئی ہے، لیکن یہ خاصی ناکام قسم کی کوشش ہے روب دینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اس سے کوئی بہت زیادہ امپریس ہوئے نہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ نے اسلام آباد کی جناح ایونیو کے اوپر دیکھا، جب آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک کراؤڈ کے سامنے افواج پاکستان کے سپاہی جو ہیں وہ کھڑے ہیں. کراؤڈ آتا ہے، از ٹوٹلی ان امپریسڈ، وہ بالکل ان کو ملتا ہے جیسے دوست کھڑے ہیں، اور ان کے اندر سے گزر کے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور سپاہی بھی بہت ہی ڈیسنسی سے جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی خوبصورت میجسٹک سین تھا، یہ ایک آئیکونک سین تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور 2024 کا اگر سب سے خوبصورت سین تھا تو وہ اس سین تھا. اور اس سین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فیلڈ آفیسرز ہیں، جو کرنل اور بریگیڈیئرز ان ٹروپس کو کمانڈ کر رہے ہیں، وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم نے کسی بکھیڑے کے اندر یہاں پہ پڑنا نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں سے لڑنا نہیں ہے. میں تھوڑا سا ایک دو جملے بات کر دوں اور تو بات میری جو ہے وہ ذرا ختم ہو جائے، کہ کب بلایا جاتا ہے آرمی کو. آرمی کو بلایا جاتا ہے ان ایڈ آف سول پاور، یا تو نیچرل کیلیمٹی ہو، زلزلہ آ جائے، آپ کو ریسکیو کرنا ہو، فلڈز آ جائیں، برجز بنانے ہوں آپ کو بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ فوج کے اندر موبیلائز کرنے کی، فوج کے اندر کمیونیکیشن کی اور لاجسٹکس کی ایبلٹی جو ہے وہ سول اداروں سے زیادہ ہوتی ہے. ایون امریکہ میں فوج کے پاس یہ زیادہ کیپیسٹی ہے سول اداروں کے مقابلے میں. دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی سیکٹیرین وائلنس ہو رہی ہو، شیعہ سنی ہو رہی ہو، یا اینٹی احمدیہ اینٹی قادیانی جو فسادات ہوئے تھے لاہور کے اندر 1953 میں، جب لاہور میں مارشل لا لگا دیا گیا تھا، یہ جس طرح سے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے ہیں ماضی میں، تو وہاں پہ آپ کو فوج کی ضرورت پڑتی ہے، بیکاز فوج کی پاور کی آپ کو پروجیکشن کرنی ہوتی ہے. جو کچھ اسلام آباد راولپنڈی میں ہو رہا ہے گزشتہ 3 دنوں سے، وہاں کوئی سکوپ بنتا نہیں ہے فوج کی طاقت کی پروجیکشن کرنے کا. یا تو لوگوں نے ریڈ ایریا میں جانا ہو، امریکن ایمبیسی پہ قبضہ کرنا ہو، یا انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کرنا ہو. وہاں تو ایسی کوئی سین ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. تو یہ ہوا میں انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے پوری کہانی ڈالی ہے، اور یہ کہانی سے کوئی لوگ بہت زیادہ امپریس جو ہیں وہ نہیں ہوئے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.